students, how are you? I am fine and hope you all are fine and stay at home. Today we are starting the rest topic of chapter number 11 of class 5. Our chapter number 5 is going 11 is going now, which is related to history chapter, I think, and the struggle of independence, chapter 11. So let us, we have to start to see the chapter number 11, the go ahead from our topic. Students, we have to talk about today the Swadeshi movement, because we have to talk in the last section the partition of Bengal, and today our new topic of class 5, the struggle in the chapter number 11, struggle of independence. इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार हमारे देश को आज़ादी मिली और उसके हर एक पहलू को हम लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अब यहाँ पर आगे एक टॉपिक आता है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट मतलब हुआ आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। बच्चों, मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट जो होता है वह एक बदलाव होता है जो समय के साथ, परिस्थिति के साथ होती है। जब लोग किसी चीज़ को समझते हैं यह हमारे लिए अच्छा नहीं है, यह समय अच्छा नहीं है, तो हमें इसे बदलना चाहिए, तो हम लोग एक तरीके, एक प्रोसेस से हम लोग एकजुट होकर के और उसमें बदलाव करने की कोशिश करते हैं। और वो नहीं होता है तो हम लोग उसके खिलाफ जा कर के और एक आंदोलन तैयार करते हैं, और जिससे वहाँ उस जगह की समय सीमा और उनके वहाँ के रूल रेगुलेशन को बदलने की कोशिश की जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे भारतीय लोगों के द्वारा। जिस प्रकार बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन 1905 में हो चुका था, और ठीक चूँकि उस समय बंगाल का विभाजन हुआ, ब्रिटिशर्स ने भारत और मुस्लिमों को, भारतीय मुस्लिमों को और हिंदुओं को बांटने की कोशिश की, उनकी यूनिटी को भंग करने की कोशिश की, क्योंकि बंगाल एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो थे, और ये बहुत अच्छा उनको मौका मिला ब्रिटिशर्स को कि धर्म के आधार पर उनका विभाजन कर दिया जाए। द कांग्रेस स्टार्टेड द स्वदेशी मूवमेंट इन 1905। ठीक है, कांग्रेस ने स्वदेशी मूवमेंट 1905 में शुरू किया। स्वदेशी मीन्स ऑफ वंस आउन कंट्री। स्वदेशी का मतलब होता है अपने देश का। पीपुल स्टॉप्ड यूजिंग गुड्स मेड इन ब्रिटेन and started using things made only in India। लोगों ने क्या किया कि सामानों को ब्रिटेन से बनवा करके अपने देश में बेचना बंद करवाने के लिए ब्रिटेन के सामानों को यूज करना बंद कर दिया। एंड स्टार्टेड यूजिंग थिंग्स मेड ओनली इन इंडिया, और वैसी वस्तुओं का उपयोग करने लगे भारतीय लोग जो भारत में ही बना हुआ हो, द थिंग्स विच आर मेड इन इंडिया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्वदेशी, यानी कि अपने देश का हो, विदेश का ना हो, फॉरेन गुड्स नहीं, लोकल गुड्स जो अपने देश में बने वैसी वस्तुओं का ही उपयोग करने लगे, और बाकी ब्रिटेन के बने हुए गुड्स को जो है उनका यूज करना बंद कर दिए। तो द ब्रिटिश गेव इन and in 1911 they reunited Bengal
ब्रिटिश 1911 में फिर वे लोग बंगाल में जो भी विभाजन हुआ वो एक हो गए, रीयूनाइट करने की काम करना शुरू कर दिया। आगे एक्टिविटीज़ ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज। अब हम लोग पढ़ेंगे रिवॉल्यूशनरी, स्वदेशी मूवमेंट, यानी कि द गुड्स विच आर मेड इन आउन कंट्री। अपने देश का जो भी वस्तु है उसका उपयोग करना और विदेशों के वस्तु को नेग्लेक्ट करना, उसको अनदेखा करना, उसका उपयोग न करना। इससे हमारे भारत देश के इकोनॉमिक स्थिति में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव आया। हालांकि अभी भी बहुत सारे जो भारतीय थे वो ब्रिटिशर्स की वस्तुओं को यूज किया कर रहे थे, क्योंकि उनको अभी भी रियलाइज़ नहीं था कि कितनी बुरी स्थिति होने वाली थी। ठीक है, आगे एक्टिविटीज़ ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज। कुछ क्रियाकलापों को हम लोग रिवॉल्यूशनरीज जो क्रांतिकारी थे उनके बारे में पढ़ेंगे कि रिवॉल्यूशनरीज ने क्या क्या एक्टिविटीज़ किए जिससे हमारा भारत देश कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को कमज़ोर करने में कामयाब रहा। रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ को हम लोग देखेंगे, वो लोग क्या क्या काम हमारे भारत देश के लिए किए, किस तरह से आज़ादी के स्ट्रगल में उनका भी हाथ रहा। आइए पढ़ते हैं रिवॉल्यूशनरीज के बारे में। सेवरल यंग इंडियंस वेयर विलिंग टू टेक अप आर्म्स अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर कंट्री। कहता है कि बहुत सारे ऐसे यंग इंडियंस थे, जो नौजवान भारतीय थे, वे अपने शारीरिक क्षमता से ब्रिटिश का मुकाबला किए और अपने देश को आज़ाद कराने में अपना बलिदान दिया, सेक्रीफाइस किया। वैसे लोग, वैसे यंग इंडियंस को आज भारत के लोग सलाम करते हैं और उन्हें ही क्रांतिकारी वीर सपूत कहते हैं। द रिवॉल्यूशनर्स हु sacrificed their whole life and to get the free India, and they sacrificed their life, these young Indians to be called revolutionaries. But कुछ ऐसे रिवॉल्यूशनर्स जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए ब्रिटिश पुलिस के गोलियों का शिकार हुए। बैरिन घोष, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उधम सिंह, ये सब कुछ ऐसे प्रोमिनेंट क्रांतिकारी थे, रिवॉल्यूशनरीज थे, जिन्होंने अपने भारत माँ के को आज़ाद कराने के लिए, अपने भारत माँ के लैंड एरिया को ब्रिटिशर्स के से मुक्त कराने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिया। दे सेक्रीफाइस देयर होल लाइफ। कहा जाता है कि ये लोग एक नरम दल के नेता नहीं थे, गरम दल के नेता थे। हमने शुरू में स्टार्टिंग में बात किया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में जो लीडर थे वो मॉडरेट लीडर थे, और रिवॉल्यूशनर जो होते थे वो एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट यानी कि जो, या रेडिकल्स इसको कह सकते हैं, रेडिकल्स यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये गरम दल के नेता थे, गरम हो जाते थे तुरंत। अगर कोई भी ब्रिटिशर्स इनको आकर के बोल देता कुछ तो गरम हो जाते थे, तुरंत लड़ने के लिए आतुर हो जाते थे। इसीलिए इनको गरम दल के नेता कहते थे, क्योंकि ये लड़ने के लिए आतुर हो जाते थे, तुरंत फाइट करने लगते थे। एक बार की बात याद है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ना, भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव, इसमें 3 ऐसे लोग जिनको एक साथ फांसी दी गई थी। उसके पीछे एक रीज़न था, उसको मैं आगे बताऊंगा। अभी वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट के बारे में देखेंगे। वर्ल्ड वार फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, इसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे।
ये तो रिवॉल्यूशनरीज थे। रिवॉल्यूशनरीज का नाम याद रखना है, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह और और आपको एक और थे उधम सिंह और एक थे बैरिन घोष। ये सब जो रिवॉल्यूशनर्स थे और जिनको हम गरम दल के नेता कह सकते हैं। और नरम दल के नेता में जैसे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, यहीं लाल बाल पाल हो गए, आपका दादा भाई नेहरू हो गए, फिर आपको बदरुद्दीन तैयब जी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। ये सब नरम दल के नेता थे। मतलब बहुत ही पोलाइट वे में, नॉन वायलेंस वे में ये लोग बात करते थे ब्रिटिशर्स। लेकिन जो रिवॉल्यूशनर्स थे वो तो वायलेंट तरीके से बात करते थे। अगर कोई हो गया तो वो तुरंत मारने और मरने पे आ जाते थे। तो ये भी बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हमारे देश को आज़ाद मिली बच्चों। ये बहुत ज़रूरी था, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा देश आज़ाद भी नहीं होता। सुन लीजिए, क्लियर है। आगे है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड आफ्टर। तो लेट अस वी हैव टू स्टार्ट न्यू टॉपिक, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध, और उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में देखेंगे। वर्ल्ड वॉर, अभी हम वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में पढ़ाएंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था और उसके बाद क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ या नहीं हुआ। चलिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रोक आउट इन 1940। 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब हुआ, 1914 में। 1940 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू हो गया था। एक देश दूसरे देश में अटैक करना शुरू कर चुके थे। एक देश दूसरे देश में अटैक कर रहे थे और इसे अपने देश को, अपने रूल को आगे एक्सपेंड करने के लिए उनमें क्या हो रही थी, जद्दोजहद हो रही थी। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में क्या हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ, छिड़ा, एंड मेनी इंडियन सोल्जर्स फाउट ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिश के बिहाफ में, ब्रिटिश के अंडर में बहुत सारे भारतीय जो सैनिक थे वो ब्रिटिश के अंडर में काम कर रहे थे और उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिल करके दूसरे देश में अटैक किया और युद्ध किया। द कांग्रेस थॉट दैट दिस वुड मेक द ब्रिटिश ग्रांट देम फ्रीडम। कांग्रेस का मानना था, कांग्रेस के जो नरम दल के नेता का मानना था कि इससे हमारे भारत देश के लोगों को आज़ादी मिलेगी, शायद ब्रिटिशर्स फिर चले जाएंगे। बट इंस्टीड द ब्रिटिश बिकेम हार्शर टुवर्ड्स द इंडियन एंड इम्पोज्ड मोर टैक्सेस to recover the losses they had incurred in the war। लेकिन इसका उल्टा परिणाम देखने को मिल गया। कहाँ ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़ के जाने वाले थे और कहाँ ये उल्टा हो गया। उल्टा ये हो गया बच्चों कि कांग्रेस सोच रहे थे कि कहीं ब्रिटिशर्स हमारे सैनिकों से मिल का उपयोग करके तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में युद्ध किया, अब शायद ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़ के चले जाएंगे अपने देश में। लेकिन इसका दूसरा परिणाम ये हो गया कि ब्रिटिशर्स की जितनी क्षति वर्ल्ड वॉर में हुई, युद्ध में जितने वारफेयर में जो लोग मरे या जो भी उनके चीज़ें बर्बाद हुई, उसका जो भरपाई है वो भारतीयों से ही करना शुरू कर दिए। वो टैक्स को और ज़्यादा बढ़ा दिए, चाहे किसानों पे हो या गैर किसानों, उन पर टैक्स इतना बढ़ा दिए। और बढ़ाने का रीज़न ये हुआ कि वर्ल्ड वार में बहुत नुकसान हुए थे उनके और उसकी भरपाई के लिए ऐसा कर दिया। तो कहाँ ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़ के जाने वाले थे और ये वर्ल्ड वार तो उनके लिए और भी ज़्यादा, हम सभी भारतीयों के लिए और भी ज़्यादा कष्टदायक हो। चलिए भगत सिंह के बारे में थोड़ा नो मोर में पढ़ लेते हैं। भगत सिंह एक गरम दल के नेता थे, बहुत जल्दी गुस्सा करते थे और ब्रिटिशर्स के एक नहीं सुनते थे। भगत सिंह वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवॉल्यूशनरीज ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। भारत के आज़ादी के संघर्ष में
भगत सिंह का बहुत बड़ा हाथ है। भगत सिंह एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे जिन्होंने हमारे भारत देश के आज़ादी में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया। ही बिलीव दैट, उनका मानना था, उनका विश्वास था दैट इंडिया कुड विन इंडिपेंडेंस बाय अटैकिंग द ब्रिटिश। उनका मानना था कि हमारे भारत देश को नॉन वायलेंस तरीके से नहीं जीता जा सकता, क्योंकि पोलाइट वे में उनसे बात किया जाता है जो हमारी बातों को सुनते हैं। तो पोलाइट वे में तो बात करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे बात को सुन ही नहीं रहे हैं। तो उनसे कड़े रुख ही अपना करके बात किए जा सकते हैं, और इसलिए उन लोग ब्रिटिश पर वो चाहते थे कि अटैक किया जाए और उन पर हमला किया जाए। He and his friend shot the British police officer John Saunders, mistaking him for James Scott, the man who was responsible for Lala Lajpat Rai's death। कहता है कि वह और उनके फ्रेंड, उनके मित्र ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को शॉट मार दिए थे गोली, इनका नाम था जॉन सॉन्डर। मिस्टेकिंग हिम फॉर जेम्स स्कॉट, उनसे गलती ये हो गई कि उनको मारना था जेम्स स्कॉट को। क्यों मारना था जेम्स स्कॉट को और मार दिए जॉन सॉन्डर्स को? क्योंकि जेम्स स्कॉट जो था उसने ही लाला लाजपत राय, जो मॉडरेट लीडर थे, जो मांग कर रहे थे हमारे भारत देश को हमारे भारत देश में जो है आज़ादी के लिए, तो उनको पीट करके, और जेम्स स्कॉट क्या किए थे, लाला लाजपत राय को बुरी तरह से पीट के लाठी से, डंडों से घायल कर दिया था। बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, और इसी का बदला लेने के लिए, इसी का रिवेंज लेने के लिए उन लोगों ने जेम्स स्कॉट के बदले जॉन सॉन्डर को जेम्स स्कॉट समझ के उनको उड़ा दिया। ये मिस्टेक हो गया था। इसके लिए लाला भगत सिंह को फिर अरेस्ट किया गया एंड फाइनली हैंग्ड बाय द ब्रिटिश फॉर हिज रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज़। उनके क्रांतिकारी और वायलेंस रवैये के लिए ब्रिटिशर्स ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई और फांसी के तख्त पर लटका दिया। हिज सेक्रीफाइस इंस्पायर्ड द यूथ टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। उनकी जो बलिदान है आज हमारे आज़ादी के संघर्ष में बहुत काम देते हैं बच्चों। ही कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपुल इवन टुडे। आज भी उनके जो कही गई बातें हैं लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करती है। उनकी किताबें लिखी गई थी भगत सिंह की, जिसमें उन्होंने किस प्रकार जो है 1857 में शहीदों को वे याद करते हैं और उनके लिए काफ़ी पसीना और खून बहाया। आगे स्टूडेंट्स है वो है गांधी जी लीड्स द नेशन। किस प्रकार अब गांधी जी 1914 के विश्व युद्ध के बाद हमारे भारत देश को आगे लेके बढ़े। इन 1915 गांधी जी कम बैक टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका। 1915 में गांधी जी जो थे वो भारत आ गए। कहाँ गए थे वो? साउथ अफ्रीका गए थे। किस लिए गए थे भाई? बैरिस्टर लॉ, यानी लॉ और कानून की और वकालत का प्रैक्टिस करने के लिए गए थे। सीखे थे वो लंदन से, लेकिन वो प्रैक्टिस करने के लिए, यानी वकालत का प्रैक्टिस कैसे किया जाता है कोर्ट में, कैसे कोई केस को लड़ा जाता है, उसका प्रैक्टिस के लिए वो साउथ अफ्रीका गए थे। जब वो 1915 में भारत लौटे साउथ अफ्रीका से, तो वो देखे कि हमारे भारत देश की तो बहुत दयनीय स्थिति है। ब्रिटिश हमारे देश को पूरी तरह से अंदर से खोखला करते चला जा रहा है। ही वॉज इन्वाइटेड टू ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ज्वाइन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। आते के साथ उन्होंने भारत के इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया और फिर भारत के आज़ादी के संघर्ष में भी लग गए। विद इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के ही अंतराल में वह एक मेन नेता, भारत के आज़ादी के संघर्ष के एक मेन नेता बन के उभरे।
ही वॉज लव्ड एंड रेवर्ड बाई द इंडियन मासेस। वो भारतीय भीड़ों को काफ़ी पसंद किया करते थे। अंडर हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व में, उनके नेता बनने के बाद कई ऐसे आंदोलनों को भारत में एक कोने से दूसरे कोने तक फैलाया गया और उनके ही आंदोलनों के कारण कहीं न कहीं ब्रिटिश वीकर होती चली गई और फिर उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। तो आइए हम लोग अब गांधी जी के जो है वो बातों को अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। गांधीयन एरा के बारे में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया, अब गांधी जी की एंट्री हो गई, तो गांधी जी के बारे में अब हम लोग स्टार्ट करेंगे और गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे कि उनका क्या क्या जो है वो रोल रहा हमारे भारत देश के स्ट्रगल में। एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज़ को देखते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि गांधी जी बुरे थे, मैं नहीं कहता हूँ कि गांधी जी ने हमारे भारत देश को आज़ाद किया है, लेकिन आप एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा भारत देश जो था वो कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशनरीज़ के चलते स्टेबल हुआ। और अगर वो हमारे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेता थे वो कहीं ना कहीं उनके साथ सपोर्ट करते, उनको रिवॉल्यूशनरी को सपोर्ट करते, तो शायद उनके साथ ऐसा दयनीय स्थिति नहीं आता। मेरा ये मानना है कि रिवॉल्यूशनर्स के साथ एक भेदभाव किया गया जहाँ तक बात है, क्योंकि अगर उनके साथ सपोर्ट किया जाता तो निश्चित तौर पे हमारे भारत देश को और जल्दी आज़ादी मिलती और ये बंटवारा देखने को, भारत पाकिस्तान का बंटवारा देखने को नहीं मिलता स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग महात्मा गांधी के विभिन्न आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे और रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन और जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में भी हम लोग अगले क्लास में प्रकाश डालेंगे। एंड थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।